अखिलेश जिस तरीके से पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या पीडीए का जो फॉर्मूला एक उन्होंने तय किया हुआ है, उसका असर हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, क्या उसी की काट है पंकज चौधरी और उतना इफेक्टिव होंगे? सबसे पहली बात तो हमें इसी पे विचार करना चाहिए, जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है वही कितना ज़मीन पे दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता बीजेपी अखिलेश यादव जी की किसी टर्म पे या उनकी किसी अपनी जो परसीव्ड गुगली है उस पर कोई फंस के कोई निर्णय लेने वाली है। यूपी में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और एक चीज़ ये हो सकती है, जो बातें चलती हैं कि योगी जी और केंद्र के साथ थोड़ा सा मतभेद रहते हैं, तो उसको लेके थोड़ी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी की किसी पीडीए के कॉन्सेप्ट को लेके जो ज़मीन पे कहीं नहीं है, वो आज भी अपने मुस्लिम मतदाता को ही जो है लुभाने में लगे। उन्हें पता है यादव उनके अलावा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, मुस्लिम मतदाता कहीं इधर उधर ना हो जाए, जैसा कि पिछले दिनों कुछ जगह पे देखने में आया, तो वो उसको लेके ज़्यादा चिंतित हैं। मुझे नहीं लगता कि पंकज चौधरी के सिलेक्शन में या उनके नाम के ऊपर अखिलेश यादव का कहीं भी कोई जिक्र आया होगा। ठीक है सर, पंकज चौधरी के लिए मतलब ठीक है, प्रस्तावक बन के जरूर योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ रहे थे, बट जो इंटरनल चर्चा होती है वो ये कि वो बहुत पसंद योगी आदित्यनाथ के नहीं थे, लेकिन चूंकि वो केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा रहे इसलिए चले गए। 27 का चुनाव, पंकज चौधरी, योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी की जो केमिस्ट्री है, लाइन लेंथ है, वो सब मिलाकर आप कैसे देख रहे हैं? और संघ का पंकज चौधरी को लेकर किस तरीके का एटीट्यूड रहा, या उनके नाम को लेकर किस तरीके की उनकी सहमति या असहमति रही? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के पीडीए का डर भारतीय जनता पार्टी को रहा है, और 2024 का लोकसभा चुनाव दीजिए, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आ गई, और फैजाबाद जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हार गई थी, वहाँ पर अवधेश प्रसाद वहाँ से चुने थे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर था, और अगर आप देखेंगे 2017 का चुनाव देखेंगे तो 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2022 में 215 या 220 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों का नुकसान उस विधानसभा में चुनाव हुआ था। तो ये जो डर 2024 की जो दहशत भारतीय जनता पार्टी को बैठी है, तो कहीं ये 1.5 साल बाद विधानसभा में रिफ्लेक्ट हो जाए, उसका बड़ा परिणाम रहा है कि इस तरीके से कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष को चुना गया। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ बेसिकली अगर देखा जाए तो पंकज चौधरी प्रदेश की राजनीति तो की नहीं, महाराजगंज से आते हैं, ठीक है, वहीं से आते हैं जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं। भाई महाराजगंज से 6-7 बार के सांसद रहे, और हमेशा से केंद्र की राजनीति के, प्रदेश के संगठन में उनकी कोई बहुत भूमिका नहीं रही थी। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम सजेस्ट नहीं किया होगा, वैसे भी वो केंद्र में मंत्री थे। योगी आदित्यनाथ कुर्मी नाम पर अगर चाहते तो योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह का जिक्र करते, वो भी कुर्मी लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, योगी जी के करीबी है। तो योगी जी से अगर पूछा गया होगा तो योगी जी ने अपने नाम बताए होंगे। केंद्रीय नेतृत्व को लगता होगा कि भाई इस बार हम प्रदेश अध्यक्ष ऐसा भेजें जो मतलब न योगी जी का करीबी हो ना हमारा हो, तो बीच के नाम से हो सकता है पंकज चौधरी के नाम पर सहमति बनी हो, या ये हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ से कहा गया होगा कि भाई जैसे 2017 में आपको हमने पैराशूट से मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, वैसे ही इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 10 साल बाद हम पैराशूट से प्रदेश अध्यक्ष भेज रहे हैं केंद्र से। आप भी केंद्र से गए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी इस बार केंद्र से आ रहा है, और पंकज चौधरी को हम भेज रहे हैं। अब पंकज चौधरी 61 साल के हो चुके हैं, निश्चित रूप से अब संघ संगठन और सरकार तीनों को लेकर चलना होगा, योगी आदित्यनाथ के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा। और ये तय है कि चेहरा तो योगी आदित्यनाथ है, चुनाव तो आप योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ने वाले हो, चेहरा वो है, संगठन देखना है। लेकिन क्या संगठन और सरकार अलग अलग चलेंगी? भाई सरकार और संगठन साथ में ही चलती है ना। और वैसे कई उदाहरण दूंगा कि जब चुनाव प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी जाती है तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके पसंद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया, मैं आपको शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण देता हूं। शिवराज सिंह चौहान बने तो नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने कैबिनेट छुड़वा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया। फिर प्रभात झा बने, फिर 2009 का चुनाव आया तो नरेंद्र सिंह तोमर महासचिव थे, उनको दिल्ली से भोपाल बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद नंदू भैया को बनाया। राजस्थान में वसुंधरा थी तो वसुंधरा ने अशोक परनामी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण है कि जहां पर लोगों ने, देवेंद्र फडणवीस बने तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में अपने हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा। तो निश्चित रूप से जहां मुख्यमंत्री होता है वो चाहता है कि जब चुनाव में जा रहे हो तो प्रदेश अध्यक्ष उसकी सहमति का हो, उसके कंसर्न का हो, जिससे सरकार और संगठन बराबर काम करे, और जो सरकार के काम है वो संगठन जबरी स्तर पर ले जाए। अगर सरकार और संगठन में मतभेद रहेंगे तो चुनाव में कैसे जाओगे? तो मुझे लग रहा है कि आप पंकज चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है कि आपने दिल्ली से भेजा गया है।
तो उन्हें कहा गया होगा कि आपको योगी के साथ मिलकर चलना है, तालमेल बनाइए। मुझे लग रहा है बेहतर तालमेल बनेगा। संघ जमीनी स्तर पर है तो संघ दोनों के बीच तालमेल करेगा और दोनों का उद्देश्य सत्ता में वापसी करना है, संगठन का भी है और सरकार का भी है, तो तालमेल बना रहेगा। फिलहाल पंकज चौधरी के लिए बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि वो लंबे समय बाद मतलब पहली बार प्रदेश की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनकर लौटे हैं और वहाँ तमाम दिग्गज नेता कैसे प्रसाद मौर्य है, ब्रजेश पाठक है, योगी आदित्यनाथ जी है, तमाम बड़े और लीडर है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, तो वो कैसे सामंजस्य बनाते हैं, कैसे वो सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं, ये केंद्र नेतृत्व की भी जिम्मेदारी होगी, प्रदेश संगठन की भी होगी और संघ की भी जिम्मेदारी होगी कि सब मिलकर चला जाए। योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि उनके लिए कहा जाता रहा है कि प्रस्तावक जरूर वो बने हुए नजर आए, लेकिन कहा गया कि बहुत ज्यादा केमिस्ट्री उनके बीच की मजबूत नहीं है। सर, नितिन नवीन हो, पंकज चौधरी हो या भजन लाल शर्मा रहे हो या इस तरीके के जो नाम जो बीजेपी हमेशा पर्ची वाला चौंकाने वाला जो काम करती रही है, मैं चाहूंगी कि आप लास्ट उससे करें कि क्या इस तरीके की जो एक कार्यशैली है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है? मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व थोड़ा शिथिल पड़ेगा तब उसके बाद इस तरीके का कल्चर तो वो एक विध्वंस जैसा नहीं संगठन के भीतर दिखाई पड़ेगा? देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा। पहले तो मैं जो नितिन नवीन को लेकर जो पूर्णिमा जी बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि बंगाल में उनका बड़ा प्रभाव होगा। दिलीप घोष, उनका प्रभाव होगा, मैं ये नहीं कह रही, बीजेपी इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल करेगी, लेकिन पूर्णिमा जी भूल गई कि दिलीप घोष जो है वो भी कायस्थ थे, जो बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष थे पिछले चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, और वो तो सीधे बंगाल के ही थे, वो बंगाली ही थे और हर जगह मंच पर रहते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार को भी लेके बीजेपी आई थी। वो जो उनके जो ग्रैंड सन हैं उनके भाई के, वो भी कायस्थ परिवार के हैं, तो वो नितिन नवीन कितना असर डाल पाएंगे वो अलग नहीं बात हो है। सकता हो, कह रही थी कि हो सकता हो उसका इस्तेमाल। मतलब बीजेपी प्रयोग करेगी नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ बीजेपी प्रयोग कर चुकी है कायस्थ वाला वहाँ पर। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है पूर्णिमा ही सही हो, मैं गलत हूँ, या मैं सही हो जाऊँ वो गलत है, तो संभावनाएं दोनों तरफ रहती हैं। क्योंकि दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पंकज चौधरी की बात है, देखिए पंकज चौधरी जैसा कि समीर जी ने कहा कि कभी प्रदेश की राजनीति में रहे नहीं किया, कभी नहीं रहे, वो हमेशा केंद्र में सांसद रहे, केंद्र में ही रहे और बड़े सॉफ्ट किस्म की उनकी इमेज है। व्यापारी है, राहतरू तेल जो है उसके मालिक है, तो बेखैली कारोबारी व्यक्ति हैं और जाहिर है कि केंद्र की पसंद है वो। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो स्वतंत्र देव सिंह को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो केंद्र ने ही बनाया था, लेकिन वो योगी जी की तरफ खिसक गए, वहाँ के समीकरणों के हिसाब से, सत्ता समीकरणों के हिसाब से वो फिर मंत्री भी बन गए। इस बार भी योगी जी की इच्छा थी कि कोई कुर्मी बने, योगी जी ही कुर्मी का पर जोर दे रहे थे और उनको लगता था कि कुर्मी के नाम पर स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर सहमति बन जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह उनके विश्वस्त थे, लेकिन योगी जी की आधी बात मानी गई कि कुर्मी तो दे दिया लेकिन हमने अपना कुर्मी दिया केंद्र का की चॉइस का, कि जो केंद्र से। देखिए ऐसे कोई झगड़ा नहीं होगा कि कोई पंकज चौधरी खड़े योगी जी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ले, योगी जी पंकज, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब साथ साथ समन्वय होगा। असली रस्साकसी होती है टिकटों के बंटवारे में। जब टिकट बंटते हैं तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है टिकट बंटवारे में, हाँ वो और जो संगठन बनता है उसमें। अब चूंकि पंकज चौधरी के स्टेट से कोई लेना देना रहा नहीं है तो पंकज चौधरी संगठन की नियुक्ति में वही करेंगे जो लिस्ट के अंदर पकड़ा देगा उनको कि इनको बनाइए, वो उसमें साइन कर देंगे। उनका अपना कोई गुट नहीं है उस तरह से। तो उस लिहाज से, लेकिन पंकज चौधरी के सामने दो तीन बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ साहब उनके समीकरण कोई बहुत सहज नहीं माने गए। दूसरा केशव प्रसाद मौर्य, पिछड़ों के वो भी बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में ब्रांडेड नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो हैं। ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों के नेता हैं और स्वतंत्र देव सिंह, ये तीन चार जो बड़े नेता हैं, ये कितना सफल होने देंगे पंकज चौधरी को, खासकर ये एक चुनौती है। और पीछे से योगी जी का अपना जो आभामंडल है उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पंकज चौधरी की एक परीक्षा होगी और केंद्र उनको कितना सपोर्ट करता है। इसके पहले भूपेंद्र चौधरी के प्रयोग हम देख चुके हैं। वो भी चौधरी ही थे लेकिन वो जाट थे, ये कुर्मी है। अब भूपेंद्र चौधरी की योग्यता का एक ही पैमाना है कि मुरादाबाद जिले से आते हैं। अब मुरादाबाद में लोकसभा टिकट उन्होंने उन कुमार सर्वराज सिंह को दिया जो आईसीयू में पड़े हुए थे। मतलब आप अपने जिले का टिकट ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जो अस्पताल में आईसीयू में है, आप प्रदेश अध्यक्ष हो। तो इससे आपकी योग्यता का पता लग जाता है कि आप कितने संगठन के मामलों में आपकी जानकारी है। अब वो बेचारे मर भी गए
हालांकि चुनाव हार गए थे वो, मतलब चुनाव जा ही नहीं पाए तो अस्पताल में थे, चुनाव हो गया, अगर पहले मर जाते तो चुनाव ही काउंटरमैंड हो जाता, लेकिन वो चुनाव के बाद मरे। तो ये तो भूपेंद्र चौधरी की योग्यता का था वो। पंकज जी तो मैं नहीं कह रहा हूँ पंकज, लेकिन पंकज जी के सामने चुनौतियाँ हैं जो उनको यहाँ उनको अपना प्रदर्शन करना है। जो बात आपने तीसरी बात कही ना कि इस तरह से जो प्रयोग होते हैं, क्या ये बाद में आगे जाके ताश के पत्तों की तरफ पार्टी का संगठन ढह तो नहीं जाएगा? देखिए, भाजपा की एक सबसे बड़ी ताकत भाजपा नहीं है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैकिंग है वो बहुत बड़ी ताकत है भाजपा। वो भाजपा को गिरने से और पतित होने से बचाती है, वरना 2009 में के चुनाव के बाद भाजपा का कायाकल्प हो चुका होता कांग्रेस की तरह। अगर संघ नहीं होता उसके पीछे तो 2009 का चुनाव हारने के बाद जो हालत भाजपा की हो गई थी, और जब मोहन जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आए डंडेवाला में उन्होंने एक भाषण दिया था, एक बयान दिया था कि फर्श से अर्श तक फिर पहुंचेगी भाजपा। तो संघ की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मोदी जी का वोट है, मोदी जी की लोकप्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मोदी जी को घर घर तक पहुंचाने का काम संघ ही करता है, और संघ के वो कार्यकर्ता करते हैं जो चना चमेना लेकर के गाँव गली गली घूमते हैं और वो करते हैं। तो संघ और ये पूरक हैं एक दूसरे के। ये जरूर है, कांग्रेस में यही स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस के पीछे कोई संघ नहीं था, इसलिए कांग्रेस जैसे इंदिरा गांधी गई ढह गई, कुछ समय तक तो चला, उसके बाद ढहती चली गई क्योंकि नीचे संगठन था ही नहीं और पिग्मीज को नेता बना दिया गया था। लेकिन एक चीज जरूर है कि बार बार लोग कहते हैं कि अटल जी के दौर में तो नेता बने थे। अटल जी के दौर में शिवराज सिंह चौहान बने, वसुंधरा राजे बनी, कल्याण सिंह बने, राजनाथ सिंह बने, उमा भारती बनी, रमन सिंह बने, येदियुरप्पा बने। तो ऐसा नहीं जनरेशनल चेंज तब नहीं हुआ था। अटल जी और अडवाणी जी ने और जोशी जी ने भी जनरेशनल चेंज की। मोदी जी भी तो उसी युग की पैदाइश है। तो ये कहना कि खाली अभी जनरेशनल चेंज हो रहा है, ये मैं इसको सही नहीं मानता। उस समय भी जनरेशनल चेंज हुआ था। पंकज चौधरी जी की जहाँ तक विषय है, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो हम पीडीए की बात करते हैं, वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कई दशकों से मंडल और कमंडल पे चली है। तो कमंडल में देखिए तो आज सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनके कमंडल में तमाम उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी जातियाँ हैं। लेकिन कुर्मी जाति जो है 2019 की जगह पे 22-24 का जो 2 चुनाव हुए विधानसभा और लोकसभा का, कुर्मी समाज का वोट हटा भारतीय जनता पार्टी के पास से। उसके लिए पंकज चौधरी सहित आप देखिए कि चारों तरफ से कुर्मियों का एक बुके तैयार किया गया है। पूर्वांचल से पंकज चौधरी, रुहेलखंड से संतोष गंगवार जी आज गवर्नर बने हुए हैं। गवर्नर बनाने के पीछे कारण ये है कि जो रुहेलखंड का कुर्मी समाज है वो आज भी संतोष गंगवार जी के साथ। इधर स्वतंत्र देव सिंह है, और जो सबसे बेहतर है अनुप्रिया पटेल जी, जिनको कुर्मियों को बहुत बड़ा नेता माना जाता था, उनका विकल्प बन गई है उनकी बहन पल्लवी पटेल। और पल्लवी पटेल तकनीकी तौर पे भले समाजवादी पार्टी पे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ऐसे में आप देखिए कुर्मी वोट को साधने के लिए, जिससे मंडल और कमंडल का दोनों का समीकरण भाजपा के लिए ठीक रहे, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका कारण ये है कि उसके पास सांसद कम हैं। 27 के राष्ट्रपति चुनाव में उसे उत्तर प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो कम से कम 300 विधायकों का टारगेट लेके चल रही है। बिल्कुल। पूर्णिमा मैम बहुत जल्दी जी। प्रतीक्षा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ। पंकज चौधरी के अपॉइंटमेंट से मुझे, जब केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया था अध्यक्ष 17 के चुनाव के पहले, तो थोड़ा पैरेलल उसमें दिखाई दे रहा है। चूंकि उस वक्त भी बीजेपी के पास कोई बहुत प्रोमिनेंट ओबीसी चेहरा नहीं था, कुर्मी को एक अध्यक्ष बना के वो एक संदेश देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कैसे सडनली ऊपर से पैरा ड्रॉप हो गया आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य का जो हाल हुआ था उस समय, कहीं वही हाल पंकज चौधरी के साथ रिपीट ना हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि इस मुद्दे को अभी से ऑलरेडी अखिलेश यादव हम देख रहे हैं कि उठा रहे हैं कि 5 बार का विधायक और 7 बार का सांसद, मतलब 7 बार का सांसद, लेकिन चूंकि वो मतलब कुर्मी है, पिछड़े हैं, तो उनको उतनी प्रोमिनेंस नहीं दी गई, और 5 बार के विधायक को आपने अध्यक्ष बना दिया। तो ये ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए मास्टर स्ट्रोक के बजाय। ठीक है सर, बहुत छोटा 2 मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा समय चाहूँगा। एक तो जो शुक्ला जी ने जो बात कही थी कि संघ वाला, देखिए संघ तो जाहिर सी बात है, संघ का जब जनसंघ बनी थी तब हम बचपन में दीवारों पर लिखा देखते थे, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी।
यानी सीपीएम का जो नारा था करीब करीब वो जनसंघ का, हर हाथ को काम हर खेत को पानी। लेकिन देखिए, एक पिछली बार जब आडवाणी जी ने ये कह दिया कि हम विचारधारा के लेवल पर जितना चल करके सफलता पा सकते थे उतनी हम पा चुके हैं, हम सत्ता नहीं पाएंगे जब तक कि हम इस विचारधारा को लेकर के इसको डाइल्यूट नहीं करेंगे। याद कीजिए वो दिन, नतीजा क्या हुआ? उसके बाद ये जब जनता पार्टी टूटी थी, जब विजय राजे सिंधिया हुई थी, तब भी 2 बार गांधीवादी समाजवाद की तरफ बीजेपी की बात चल रही थी। तब से बीजेपी अधर में थी। बीजेपी को विश्वास नहीं था कि वो अकेली अपनी आइडियोलॉजी को, जो उसकी कोर स्ट्रेंथ है, उसके बूते कभी सत्ता में पहुंच सकती है। उसको था कि इनको लेना, उनको लेना, उनको लेना, उनको लेना। यहाँ से इसके बाद जब आडवाणी जी इसके बिल्कुल वो थे और बाकायदा उनका बयान है। इसके बाद जब मोदी जी आते हैं, जिस समय मोदी जी का ये सब चल रहा था, संजय जोशी ने पूरे अहमदाबाद में पोस्टर लगवाया था मोदी के खिलाफ। तो अगर संघ में कुछ एक तबका नहीं रहा होता तो संजय जोशी के खिलाफ क्या किया गया उसके बाद? तो मेरा यह कहना कि देखिए, अंतर्द्वंद हर जगह चलता रहता है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आज मोदी के फॉलोअर ही कौन नहीं चाहेगा वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो क्या होता है कि महत्वाकांक्षा होना और राइवल होना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है। जो भी डिप्टी सीएम है वो चाहता है कब सीएम बन जाए, कहीं भी चलता है। दूसरी बात जो ये कह रहा था कि देखिए, मोदी जी नहीं, एक मिनट सर, समय नहीं है सर, समय जी। हाँ, बताइए बताइए। कि संजय जोशी जी की तरफ से जो कहा जाता है कि पोस्टर लगवाया गया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आप देखिए जब वो एयरपोर्ट से आते थे तमाम पोस्टर रखता था। ठीक है, संजय जोशी जी की तरफ से इसके खिलाफ एफआईआर कराई गई और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा गया कि जो भी मेरे नाम से ये पोस्टर लगवाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके बाद ही इस पर प्रतिबंध लगा। मैं वो नहीं जानता, लेकिन बता रहा हूँ, मोदी जी ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं मांगता, ना उसका काम होता है। अनफॉर्चुनेटली 2002 में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जितना वो अनटचेबल हुए, जितना उन पर हमले किए गए, उसके बाद जिस तरह से गुजरात का एक मॉडल, डेवलपमेंट का मॉडल हुआ, तो जो ये कह रहे थे, मेरा भी है, बिल्कुल ये बात सही है। इस पर मैं कह रहा हूँ, पूरा सर्वे कराया गया था और पूरी एक बेंच थी और यही सवाल था। उसमें मोदी जी टॉप पर थे और राजनाथ जी, जो कि आडवाणी जी की लॉबी के माने जाते थे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सारे लोग, ये सारे लोग मजबूरन उन्होंने कहा कि ये है, देख लीजिए। और उस समय जाकर के बिल्कुल दिखाया कि भाई ये है, सब मोदी को मांगा। तब जाकर राजनाथ जी ने कहा कि ये फाइंडिंग पर मैं नहीं जा सकता, ये है सबसे पॉपुलर। तब जब इन्होंने कहा था शिवराज सिंह में क्या कमी है, फलाना कमी है, छोड़िए उस बातों को। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसे ये है, मोदी के आने के बाद ही यूपी में बीजेपी रिवाइव होती है। अगर मंडल और कमंडल होता तो काहे नहीं चल गया था। और दूसरी बात मैं बताऊं, 2014 इसके पहले कभी भी बीजेपी के साथ ओबीसी नहीं होता था। मैं पूरी ओबीसी की बात कर रहा हूं। 2014, 2017, 2019, 2024, 19 और 22 और 24, सिर्फ 24, और वो भी कैसे? बीजेपी अपने मूर्खता के कारण जो गई है, उसमें से बहुत सारा दलित वर्ग जो जा करके वहाँ रहा है। वरना पूरा 14 से लेकर के 14, 17, 19, 22 और 24 छोड़ दीजिए, पूरा उठा के देख लीजिए, ओबीसी का मैक्सिमम परसेंटेज बीजेपी को मिला। उसमें सब रहे हैं। कारण ये, मैं फिर 1 मिनट कह रहा हूँ, कारण यह था, उसकी जमीनी सच्चाई थी। कारण यह था कि जो मंडल का दही जमाया गया था, उसमें क्या हुआ कि फटते फटते वो जब उसका मंथन हुआ तो क्रीम निकल गई और मट्ठा गया अमित शाह के साथ, और जो क्रीम थी उन लोगों को लग गया कि ये सारा मज़ा तो ये 10% और 11% के लोग ले रहे हैं, जो 1.5%, 2%, 3% थे। और अमित शाह ने बैठ करके अपने मंचों पर कुशवाहा जी आइए, फलाना धरकार जी आइए, ये जो करने लगे। ओबीसी ने हमेशा साथ दिया है बीजेपी का, 24 को छोड़ के 24 में भी ओबीसी ने साथ दिया। दलित चले गए अंबेडकर के नाम पर, उनको लगा कि संविधान बदला जाएगा, वो कांग्रेस के नाते गए थे, न कि अखिलेश के नाते।